स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याएं जो कि कुल 6 अंकों का होने वाला है और यह जो 6 अंक है वो इस प्रकार से हो सकते हैं। इसमें 1 धन 2 धन 3 या 1 धन 1 धन 2 धन 2 या 1 धन 1 धन 1 धन 3 की संभावना बनती है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ 3 प्रकार की संभावना क्यों बन रही है। तो पहले जो ब्लूप्रिंट आता था उसमें स्पष्ट सारे अंकों का अलग अलग विभाजन करके दे दिया होता था कि कितने नंबर के यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, कितने नंबर का 2 अंक का प्रश्न आने वाला है और कितने अंक का 3 अंक कितने प्रश्न जो है 3 अंकों के आएंगे। किंतु अब जो हमारे पास में अंक योजना है उसमें किस चैप्टर से कितने अंक का आएगा यह टोटल दे दिया गया। जैसे कि हमारे पास में कुल अंक जो है वो 6 है। अब 6 अंकों को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जब पेपर आएगा तो वह किस पैटर्न पर डिवाइड करेगा ये हमें नहीं मालूम। तो हम यह मान के चलते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन पेपर होगा हमारा तो उस समय अध्याय 1 का पैटर्न ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हमें तीनों संभावनाओं को लेके चलना है। कभी कभी इस पैटर्न पर प्रश्न आ जाता है कि एक ऑब्जेक्टिव फिर 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न दे देता है। कभी कभी 2 ऑब्जेक्टिव और 2-2 अंक के 2 प्रश्न दे देता है, या कभी हो सकता है 1-1 नंबर के 3 और 3 नंबर के प्रश्न दे दे। तो संभावना किसी भी प्रकार से होगी तो कुल 6 अंक से इस चैप्टर का हमारे पास प्रश्न आने वाले हैं। इसमें हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, हम इसमें पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हमें क्या पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और दूसरा चीज़ हमें पढ़ना है अपरिमित संख्याओं का पुनर्भ्रमण। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और कक्षा 9वीं में आपने सारी संख्याओं का अध्ययन कर लिया है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। यहाँ पर हमें वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करना है तो उसमें हमारे जो 2 बिंदु है इन्हीं पर आधारित प्रश्न वालियाँ दी गई है और उन्हीं पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो दी गई है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह वाला जो प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में पिछले साल 2024 में पूछा गया था और 25 में शायद 24 में पूछा गया सवाल है। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या दिया है इसमें, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह जो गुणनखंडन है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या दिया है इसने कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या है उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा यह जो गुणनखंडन है अभाज्य संख्याओं का यह आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात यह एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया है कि जैसे हमारे पास में संख्या 210 है, जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। या फिर किसी बच्चे को ये समझ नहीं है कि वो सीक्वेंस में नहीं कर पा रहा है तो उसने कर लिया 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2, या किसी बच्चे ने कर लिया 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2, या किसी बच्चे ने कर लिया 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। तो यह जो क्रम है ये आगे पीछे जो भी होगा इसके आने वाला जो क्रम है वो अद्वितीय होता है। इसी आधार पर यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के जो गुणनखंडन है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी यहाँ क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक प्राकृत संख्या, क्योंकि आपको पता है प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या वे होती है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है। अर्थात एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, उसके गुणनखंडों को के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अर्थात उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसके क्रम आगे पीछे हो सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी। और ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जिसमें यहाँ पर हमारा
जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, और इनका जो समय काल है एक 1777 से 1855 तक। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो अलग टाइप के आते हैं, कुछ बच्चे इसकी तैयारी करते नहीं हैं, और यह प्रश्न 2 साल पहले पूछ लिया गया था कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। हो सकता है समय काल पूछ ले, तो समय काल है इसका 1777 से 1855। तो इस प्रकार हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ऐसे परिभाषित करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं HCF के बारे में, क्योंकि इस प्रश्न में हमें प्रश्नावली में HCF और LCM की ज्ञात करना है। HCF जिसको अपन महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो HCF में क्या होता है, इसमें इसको किस प्रकार से समझेंगे, इसको हम इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें जिन संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात का गुणनफल। इस प्रकार से यहाँ पर HCF को परिभाषित किया गया है। HCF का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है, उन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अभी हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। दूसरा है हमारे पास LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। इसको किस प्रकार से समझेंगे, संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर HCF LCM को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, यानी संख्याओं, जिन संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अभी देखेंगे इसे। और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक में संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए एक संख्या 6 और दूसरी संख्या 20 है, जिसमें हमें इसका HCF और LCM मान के चलो ज्ञात करना है। अब हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 3, और 20 की जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणा
2 गुणा 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे HCF में क्या बोला गया था, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ क्या है, देखो दोनों संख्याओं में ये उभयनिष्ठ हो गया आपका 6 और 20 में, है ना, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर एक ही चीज कॉमन है, तो HCF यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से LCM में क्या कहा गया था कि संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड। तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ 2, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 पर 2 की घात गुणा 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे छोटी घात यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर 2 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, किंतु सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 पर 2 की घात आ जाएगी। और आपके पास फिर क्या बच गया है, 3 और 5। क्या बच गया है, 3 और 5। तो इस प्रकार से ये हो गया 5 से 15, 15 चौके 60। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से HCF और LCM हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 जो है इसे हल करेंगे। और इसी प्रकार हमारे MP बोर्ड से संबंधित सारी जो प्रश्नावली है, अध्याय है, इनका अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल मैथ्स विद आशीष सर पर बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो करें।